नमस्कार। जैसे हमने कहा था कि पिछले लेक्चर में कि हम लोग अब जो नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि अगेन प्लेट टेक्टोनिक से ही रिलेटेड है, लेकिन ये सेस्मिक इंटीरियर के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो और कुछ पार्ट जो हमने सेस्मिक इंटीरियर का हमने कुछ चर्चा की है बहुत ही ब्रीफली, लेकिन हम लोग इसमें अभी और देखेंगे कि सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं और सेस्मिक वेव से इंटीरियर ऑफ अर्थ को कैसे पता लगाया गया और इंटीरियर ऑफ अर्थ का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे जानी गई। हालांकि इसमें हम लोग उसके बारे में बहुत गहराई से बात नहीं करेंगे कि रॉक्स क्या हैं, कौन से टाइप के हैं, ये सब करके, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसमें बात करेंगे कि जो सेस्मिक वेव की वेलोसिटीज़ हैं वो बदलती हैं जैसे प्रॉपर्टीज़, रॉक प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं करके। तो ये जो पार्ट है ये मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि इसको काफ़ी डिटेल में बनाया गया है, जिसमें डिफरेंट यूनिट्स आपके और लेयर्स जो हैं आपके बताए गए हैं अर्थ के इंटीरियर में, जो कि हम लोग ले लें क्रस्ट को ले लें, मेंटल ले लें, आउटर कोर ले लें और इनर कोर ले लें करके। और इसके बीच में जो है बाउंड्रीज जो कहते हैं उसको मार्क की गई है और ये प्रॉपर्टीज़ इसकी बदलती है करके। तो ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होने पे आपकी जो है इसकी बाउंड्रीज मार्क की है और ये ज़्यादातर जो है जियोफिजिसिस्ट जो हैं और सेस्मिक वेव्स के बेसिस पे ही इसको मार्क किया गया था। एक है डिसकंटिन्यूटी आपकी जो है मोह डिसकंटिन्यूटी है, जो कि आपकी लो डेंसिटी की सिलिकेट रिच रॉक्स हैं और मेंटल हैं उसके बीच का है करके आपका। तो और एक जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही है आपकी, कॉन्टिनेंटल प्लेट में ही एक डिसकंटिन्यूटी जिसमें दोनों तरह के रॉक्स मिलते हैं, जिसमें सियाल और सीमा हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि आपके सिलिकेट एंड एल्यूमिनस रॉक हैं, एल्यूमिनस रॉक हैं, और यहाँ पे जो है सिलिका एंड मैग्नीशियम के हैं करके। और इसकी डेंसिटी के बारे में बात किया था कि ये लाइटर होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रॉक्स जो हैं वो सियाल जो है वो लाइटर रॉक्स हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि ये सिलिका एंड मैग्नीशियम के रॉक्स हैं, सीमा जो है ज़्यादातर इसमें पाए जाते हैं और है इसी वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरेटिवली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करके। तो एक बाउंड्री जो दूसरी है वो ये इसके बीच में पाए बताया है, ये कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है। और आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो है आपका ये है आपका मोह डिसकंटिन्यूटी है। और एक और जो है जो मोह और कोर के बीच में है वो है आपकी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो आगे देखते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग और ये डिसकंटिन्यूटी जो है ये आपकी मोह है जो कि हमने बात की करके, तो आगे देखते हैं इसमें कि एक और भी डिसकंटिन्यूटी है जो कि आपकी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, उसको लेमेन डिसकंटिन्यूटी कहा गया है करके। और ये सारे जो डिसकंटिन्यूटी हैं ये साइंटिस्ट जो हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया उन्हीं के नाम से इसको बताया गया है करके। सो अगर हम लोग ये देखें कि आपका जो ग्रेडियंट है जो टेम्परेचर का, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया कि वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और करीब करीब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है डीपर उसमें। तो इसमें अगर आप देखें तो जो है जो इसका जो मतलब हम ये वाला देखते हैं अगर, तो ये ब्लू लाइन जो दिखाई गई है कि इसका जो ये बेसिकली ग्रेडियंट दिखा रहे हैं करके। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है आपका कैसे है करके कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर राइजेस इन ओशनिक लिथोस्फीयर कैसे बढ़ता है अगर डेप्थ में जाते हैं, और टेम्परेचर राइज इन द कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल में जो है वो आपका ये बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका तेज़ी से बढ़ता है, फिर ये कम हो जा रहा है ओशनिक लिथोस्फीयर में। तो इसका रीज़न दिया गया है, द रीज़न फॉर द हायर टेम्परेचर इन ओशनिक क्रस्ट, जो ब्लू वाला है ये आपका तेज़ी से बढ़ा और उसके बाद ये फिर आपका ग्रेडियंट डाउन हुआ। तो इसमें कहा गया है द रीज़न फॉर द हायर टेम्परेचर इन ओशनिक लिथोस्फीयर इज़ बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर is around 1000 or around 100 kilometers, and the average geothermal gradient in oceanic lithosphere is around 1300 degree per 100 kilometers, that is again around 13 degrees per kilometer,
वेरस इन द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में क्या हो रहा है आपका कि दी इज़ अराउंड 200 किलोमीटर की थिकनेस है इसकी। सो द एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है आपका वो यहाँ पे आपका 1350 है करके। तो इसीलिए जो है वो ओशनिक लिथोस्फीयर जो है उसमें ये तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस वो कंपैरेटिवली ओशनिक को कंपेयर करते हैं अगर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर से, तो इसकी ज़्यादा है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर की। इसीलिए देखा गया है कि ओशनिक लिथोस्फीयर में टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन एज कंपेयर टू दी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। तो ये एक चीज़ और भी है कि थिकनेस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये एक साइस्मिक वेव्स के बेसिस पे इसको लिया गया है, क्योंकि साइस्मिक वेव्स जनरली हम लोग कहते हैं साइस्मिसिटी मतलब आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड रहता है। तो ये आर्टिफिशियली भी आप इसको जनरेट कर सकते हो वाइब्रेशन से, या तो आप बम्बार्डिंग करेंगे तो भी ये वेव्स जनरेट होंगी करके। तो ये जो अर्थक्वेक जब आता है, सडन एनर्जी रिलीज़ होती है क्रस्ट में, तो अगर अर्थ जो है हमारा एक होमोजीनियस होता तो अर्थक्वेक यहाँ से रेडिएट हुआ, जो एनर्जी रिलीज़ हुई और जो साइस्मिक वेव्स हैं वो इस तरह से सब जगह चली जाएगी और इंटीरियर ऑफ अर्थ से भी पास होके और दूसरे एरिया में आपको उसका ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो करके। लेकिन ऐसा है नहीं करके। सो यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि भाई एक तो बॉडी वेव है, इसमें आपकी तमाम तरीके की वेव्स होती है और इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं, वो हम लोग इसमें जानेंगे करके। सो बॉडी वेव जो है वो आपकी पी एन एस वेव है। सो पी वेव जो है वो आपका जो है वो आप हम लोग प्राइमरी वेव भी कहते हैं, इसको शेयर वेव भी कहते हैं। और इसमें जो है आप आगे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये वेलोसिटी इक्वेशंस हैं इसके करके। और इस तो और के जो है आपका बल्क मॉड्यूलस है आपका, और ये जो है रिजिडिटी। सो ये जो रिजिडिटी है आपकी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब आपका जो वेव है, साइस्मिक वेव है, वो आपके किसी भी मीडियम से पास करती है करके। तो हमारे पास अगर मोटा मोटा हम लोग कह ले तो कितने मीडियम्स हैं, लिक्विड है, सॉलिड और गैशियस, ये 3 मीडियम्स हैं। तो इसी के थ्रू ये हमेशा पास होगी। धरती पे यही मीडियम्स ज़्यादातर देखे गए हैं। तो ये वाली जब मीडियम है तो इसको कैसे होगा। और दूसरा है कि आपका डेंसिटी जो है, आपकी क्रस्ट की डेंसिटी, उस पर भी आपका डिपेंड करेगा, और डीपर इंटीरियर ऑफ अर्थ में उसकी डेंसिटी क्या है उस पर भी आपकी प्रोपोगेशन ऑफ साइस्मिक वेव्स डिपेंड करेगी करके। तो ये कहा गया कि अगर मान लो कि होमोजीनियस होता तो इस तरह की वेव्स देखी जाती, ये जो दिखी गई यहाँ पे है करके भी, ये सीधी सीधी आपकी निकल गई, लेकिन ऐसा है नहीं करके। आगे देखते हैं। तो बॉडी वेव में आपके पास क्या है, पी वेव और एस वेव है, और फिर सरफेस वेव कहा जाता है, दूसरा एक टाइप ऑफ वेव्स हैं, और वो है आपकी लव एंड रेले वेव्स हैं करके। तो इसको आगे देखते हैं करके कि क्या है इसका। तो पी वेव्स जो हैं आपकी, जो कि इसको कहा गया है कि आपकी कॉम्प्रेशनल वेव्स। अब ये कॉम्प्रेशनल वेव है, ये मूवमेंट करती है आपकी बिल्कुल टिपिकल एक स्प्रिंग की तरह। मतलब आप अगर स्प्रिंग को पकड़ो और छोड़ो तो ये एक आपका डायलेशन टाइप एक्ट करता है करके। तो ये जो है ये टिपिकल एक कॉम्प्रेशन वेव है, जो कि लैंड को पुल करता है, पुश करता है, पुल करता है, पुश करता है करके। और इसी की एक जो प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्प्रेशनल वेव की है, वो कौन सी है आपको आगे हम लोग बताते हैं और इससे रिलेट भी करेंगे उसको। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है इसका, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ही है आपका। तो इसको कॉम्प्रेशनल वेव और प्राइमरी वेव कहा गया है। और एस वेव जो है वो शेयर वेव है आपकी। तो उस पर हम लोग आते हैं अभी करके। तो इस पे पहले देख लेते हैं। तो इसका मोशन जो है is in the same direction as the direction of wave propagation, ये सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है आपका करके। फास्टेस्ट वेव है। तो ये जो भी स्टेशंस हैं जिसको ये रिकॉर्ड करते हैं, सेस्मोमीटर्स जहाँ पे लगे हैं, वो जो है ये सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, इसको नापते हैं करके करके। और इसकी स्पीड जो क्रस्ट में है वो करीब करीब आपकी 6 to 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड है। ये फास्टेस्ट है। ये पुल्स एंड पुश द ग्राउंड करती है करके।
प्रोड्यूसेस साउंड मोशन लाइक साउंड वेव्स। तो साउंड वेव जो है हमारी कंप्रेशन वेव्स हैं और ये रिसेंबल करती है। तो इसीलिए जब भी ये वेव आती है आपकी, जब ये वेव जनरेट होती है, सबसे पहली वेव यही जनरेट होगी। तो अर्थक्वेक जब आता है तब एक रोरिंग साउंड आपको सुनाई देती है, और इस रोरिंग साउंड का सुनना और होना, पैदा होना, ये साउंड वेव की तरीके से है, इसीलिए इसका इसमें होता है। और हर अर्थक्वेक के पहले ये होता है। हमने इसको जाना भी है, खुद भी महसूस किया है। और दूसरा ये था कि जब 2015 का नेपाल का भूकंप आया था, तो हम लोगों ने, जो वहाँ के लोग जो सर्वाइवर्स थे, उनसे बात की कि भाई ये आपको क्या क्या महसूस हुआ करके। तो ये प्रश्न हमने उनको बताया नहीं, क्योंकि फिज़िक्स तो हम इसके बारे में जान रहे थे कि भाई ये कंप्रेशनल वेव्स हैं, तो ये कंप्रेशनल वेव्स जो है साउंड भी पैदा करेगी। तो हमने कहा कि भाई कुछ मतलब बिजली कड़की थी, या तो कुछ ऐसा कुछ भयानक सा आवाज़ आया था। तो उन्होंने बताया हाँ इस तरह की कुछ आवाज़ सुनाई दी थी पहले। तो ये एक्चुअली तो जो है पी वेव जब ट्रैवल करती है तो ये आता है करके। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि पी वेव क्या है। वो हमारी कंप्रेशन वेव है। मोशन जो है उसका सेम है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन। फास्टेस्ट वेव है, सबसे पहले आती है। स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो 6 to 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड है क्रस्ट में। पुश एंड पुल करती है ग्राउंड को और प्रोड्यूसेस साउंड। और सबसे मुख्य बात जो है इसकी, कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मीडिया। सो ये सारे मीडियम से पास होती हैं करके। कोई भी ऐसी मीडियम नहीं है जिससे ये नहीं निकलेगी, लेकिन ये पास होगी। हालांकि मीडियम की प्रॉपर्टी अगर बदलेगी तो ये इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज होगी करके। सो एस वेव पे आते हैं अगर, जो कि शेयर वेव भी हम लोग कहते हैं करके इसको। तो ये क्या करता है, ये धरती के पोर्शन को ऊपर नीचे पूरा करता है करके, और ये भी उसी डायरेक्शन में जाता है। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इसका सेम है, लेकिन ये जो है वो एक था हमारा कंप्रेशन, पुश एंड पुल कर रहा है, लेकिन ये अप एंड डाउन करता है करके। ठीक है, तो अगर आप रस्सी को किसी को लेके आप ऊपर नीचे करो और छोड़ो, तो आप देखेंगे कि ये वेव, साइनस वेव एक जनरेट हो रही है आपकी। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो सेम ही है, लेकिन ये शेयर वेव है, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं करके। तो पी वेव प्राइमरी और कंप्रेशन हो गया, शेयर वेव हो, और सेकेंडरी वेव और ट्रांसफर वेव जो है आपका एस वेव हो गया करके। मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। उसमें इन द सेम डायरेक्शन था, इसमें परपेंडिकुलर है करके। ठीक है, अराइव्स लेटर, तो डायरेक्शन तो यही इसी में है, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द मोशन हो गया, वो अलोंग दिस इन द सेम डायरेक्शन था करके। स्पीड इसकी ऑलमोस्ट हाफ है क्रस्ट में, और ये है आपकी 3 to 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका एक इशू है यहाँ पे, क्योंकि ये शेयर वेव है, तो ये लिक्विड मीडियम में जो है ये पास नहीं करेगी। कैन प्रोपोगेट ओनली थ्रू सॉलिड, क्योंकि आप लिक्विड में शेयर नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आपका मोशन है इसका, तो आप इसको शेयर नहीं कर पाओगे लिक्विड मीडियम में। तो लिक्विड मीडियम में पास होगी ही नहीं, ये डाई आउट हो जाएगी करके। तो ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो पिछला था हमारा जो है वो है आपका जो पी वेव का है, वो है आपका मोशन इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। इसमें जो है आपका परपेंडिकुलर है करके, और कैन प्रोपोगेट ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। वो वाला जो है वो सॉलिड, गैस और लिक्विड में तीनों में वो पार करेगा करके। अब आते हैं, अगर इसको देखें तो हमारा जो एस्थेनोस्फीयर है वो तो पार्शियली मोल्टन है। ये तो बात हमने आगे भी की है जब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर रहे थे करके। और जो आउटर कोर है वो तो लिक्विड है आपका करके। तो क्या हो रहा है करके, अब पार्शियली मोल्टन है, मतलब प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हुई, लेकिन तो भी हल्का सा उसमें सॉलिडिफिकेशन है, मतलब इतना पूरा एकदम ही लिक्विड नहीं है करके इसमें। तो ये जो दर्शाया गया है ये आपका एस वेव है, और ये पी वेव है आपका। पी वेव तो आपका प्राइमरी वेव हो गया, कंप्रेशनल वेव है, और ये वाला जो है वो शेयर वेव है।
तो ये यहाँ तक तो आता है। स्टेनोस्फीयर में जो है वो थोड़ा सा आपका मतलब ये पोर्शन को हमने इसको यहाँ पे एनलार्ज किया गया है, तो ये देखेंगे कि ये आपका ड्रॉप आउट हुआ, इसका जो वेलोसिटी थी वो ड्रॉप आउट हुई यहाँ पे। सो अपर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट में आपका ऑलमोस्ट 3 to 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, और ये जो है ये करीब करीब 6 से 6.5 के ज़्यादा आपका चल रहा है करके। लेकिन ये जैसे ही इस कांटेक्ट में आता है यहाँ पे, ये कांटेक्ट जो है, ये कांटेक्ट क्या है आपका, ये पोर्शन है, दैट इज़ बिटवीन लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर जो है। तो इसके बीच का कांटेक्ट, क्योंकि ये जो है स्टेनोस्फीयर है जो ये पार्शली मोल्टन है, ये पार्शियली मोल्टन है, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी जो है ये दोनों में ड्रॉप हो रही है करके, दोनों में ड्रॉप हो रही है करके, दोनों की वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है करके। यहाँ पे ये आपकी एस वेव है और ये आपकी पी वेव है, ये दोनों की ड्रॉप हो रही है यहाँ पे। लेकिन जो पी वेव है वो आपका जो कि कंप्रेशनल वेव है, और ये लिक्विड में से भी पास होगी, सॉलिड से भी पास होगी, अगर ये पार्शियली मोल्टन है उससे भी पास होगी, हालांकि स्पीड वेरी करेगी, वेलोसिटी वेरी करेगी। तो ये क्या होता है कि इसमें एक सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन पाया जाता है करके, और फिर ये उसके बाद फिर से ये रीगेन करती है, लेकिन ये लिक्विड से भी पार होती है, फिर जैसे सॉलिड में आती है थोड़ा सा आपका वेलोसिटी गेन करती है करके। तो ये है करके, लेकिन एस वेव जो है वो यहाँ पे ख़त्म, इससे आगे प्रोपोगेट ही नहीं करेगी करके। तो जहाँ तक सवाल है आपका कि लो वेलोसिटी जोन है, इसमें दोनों में पाया गया कि तुरंत ही जाके ये ड्रॉप आउट कर रही है इसकी वेलोसिटी करके यहाँ पे। तो ये एरिया को कहा गया है लो वेलोसिटी जोन। और तो ये अगर पूछा जाए कि लो वेलोसिटी जोन क्या है, तो ये आपका जो है वो जो स्टेनोस्फीयर है वो लो वेलोसिटी जोन है। अब आते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास ये वेव्स को मेजर करने के लिए जो स्टेशंस लगे हैं, तो जब ये पार होंगी आपकी दोनों वेव्स हैं, पी एंड एस वेव जो है, सरफेस वेव पे अभी बाद में आते हैं करके। अब पी वेव्स है कैन नॉट रीच द सरफेस विद इन द शेडो जोन, क्योंकि ये आपका जो है पी वेव्स हैं वो शेडो जोन जो कहता है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो रही है आपका, जैसे ही वो इनर कोर पे आएगी, आउटर कोर पे आएगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी वहाँ से, उसकी एक तो स्पीड भी स्लो हो जाएगी, वेलोसिटी स्लो होगी, लेकिन जो एक रिफ्लेक्ट होगी एक डिफ्लेक्ट होगी, जो डिफ्लेक्ट होके जो पार करेगी वो किसी और जगह जाके आपको उसका ज्ञान मतलब उसको मेजर कर सकेंगे। ये जो हमने फर्स्ट एक स्लाइड बताई थी, मान लो कि आपके पास एक ये है गोला है और यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, तो अगर ये इस तरह से पार हो रही है, इस तरह से ट्रैवल कर रही है, सीधी सीधी भी जा रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है ये आउटर कोर जो है वो बैठा हुआ है। तो ये आपकी यहाँ से आई, ये डिफ्लेक्ट हुई, फिर ये यहाँ चली गई करके, इसी तरह से ये जा रही है। लेकिन कुछ जो है वो आपकी ये डिफ्लेक्ट होके ये इसके थ्रू पार करेगी, और कुछ आपकी यहाँ से होके। तो ये पोर्शन जो होगा इसमें आपको जो भी स्टेशन होगा उसमें आपको ये वेव्स नहीं मिलेगी करके, और इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका डिफ्लेक्ट हो गया वहाँ से। तो इसी तरह से आपका जो है एस वेव का भी है, एस वेव जो है वो आउटर कोर जो है उससे तो पार ही नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ इसी पोर्शन में मिलेगी। तो इसको जो ये कहा गया है, ये पोर्शन जो है पूरा, ये आपका पोर्शन है जो कि आपका 142 से 105 डिग्री का है। ये पोर्शन में आपको नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ये 0 डिग्री पे आपका अर्थक्वेक आया करके, तो इस पोर्शन में आपको कोई भी पी वेव्स नहीं मिलेगी, एस वेव तो आ ही नहीं रही है, तो पी वेव नहीं मिलेगी। और दूसरा जो है, क्योंकि एस वेव जो है वो लिक्विड आउटर कोर से नहीं पार हो रही है, तो ये जो है ये यहाँ से ही आपका ख़त्म हो गया, इसके अंदर तो जा ही नहीं रही है करके। तो इस एरिया में तो आपको मतलब पी और एस दोनों मिलेगा, इस एरिया में भी आपको पी और एस मिलेगा करके। लेकिन ये पूरा जो एरिया है यहाँ तक, ये पूरा एरिया जो यहाँ तक ले लें कि पूरा
दोनों क्वाड्रेंट्स में ले लें हम लोग, ये पूरे एरिया में, या तो इसको ले लें 270 ले लें यहाँ पे करके, 270 तो यहाँ होगा, ये 180 होगा आपका, तो ये 180 यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब एस वेव तो आपको मिलेगी ही नहीं यहाँ पे। आगे देखते हैं इसको। तो आपका ये एरिया जो है जहाँ पे मान लो कि पी वेव्स हमको नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पी वेव शेडो जोन करके। और ये आपका जो है ये 104 या 103 से ले लें करके लेके 142 या 143 के आसपास ले ली, ये पूरा आपका एरिया जो है ये कहते हैं हम लोग शेडो जोन। नो डायरेक्ट अराइवल ऑफ पी वेव्स, ये पी वेव शेडो जोन हो गया आपका करके। और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड जो एरिया से आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होके वो कोर से पार होके, तो इसको हम लोग कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड जोन यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन ये पूरा एरिया है 180 से लेके 103 या 102 तक ले लें पूरा, ये पूरा एरिया जो है आपका, इसको दोनों साइड में इसको कहेंगे आपका एस वेव शेडो जोन। तो यहाँ पे आपका एस वेव नहीं आएगा करके इसको। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान में रखेंगे कि पी वेव शेडो जोन क्या है आपका। सो ये पिछली वाली स्लाइड में हमारा था 102 से लेके 142 तक है, इस एरिया में कहा है। तो लेकिन ये आप कोई भी एक ले सकते हैं, 103 से लेके 140 तक का है करके। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप ले सकते हैं कि 180 से। तो ये वाला जो है ये अगर उत्तर होगा तो दोनों सही दिया जाएगा, तो इसको लेकिन ध्यान में रखें। तो ये आपका पी वेव शेडो जोन है। और जो 103 या 102 से लेके आपका 180 डिग्री तक ले लें, ये भी डिग्री में ही है आपका। अगर हम लोग ज़ीरो लेके चल रहे हैं, जीरो पे एपिसेंटर है तो करके 0 डिग्री पे, तो ये कहा जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एस वेव शेडो जोन। ये आपका एस वेव शेडो जोन हो जाएगा करके। तो आप इसको जो है आप याद रख सकते हैं करके। अब जो मैं कह रहा था कि ये वाली बात हो रही थी कि अगर हमारे पास अगर इंटीरियर ऑफ अर्थ सेम होता तो इस तरह से नहीं हो दिखता करके, ये पूरा के पूरा वेव्स आ जाती करके। सो ये चीज़ आप यहाँ पे भी दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखें पी वेव शेडो जोन कौन सा है और एस वेव कौन सा है करके। हम लोग एक ही को लेके चलते हैं, अगर मान लो कि इसी को हम लोग मान के चलें, लेकिन कहीं कहीं लिटरेचर में इसको 102 भी कहा गया है करके, तो कोई इशू नहीं है। और इसको 142 भी कहा गया है करके, पी वेव शेडो जोन और एस वेव को। अब मान लो कि एक अर्थक्वेक जो है आपका 270 डिग्री के आसपास जब हुआ है करके, ये 270 डिग्री पे हैं, और ये आपके सारे स्टेशंस हैं जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आप दिख रहे हैं करके, ये सारे स्टेशंस हैं अलग अलग करके, ठीक है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आपकी पी ए और एस वेव जो है वो अर्थ की इंटीरियर प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी, और कुछ जो एस वेव है वो हर मीडियम से पास नहीं होती, वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास होती है, और लो वेलोसिटी जोन से तो होती है करके। तो ये जो है ये कलर दिखाया गया है, मैजेंडा कलर जो है वो आपका पी एस वेव दिखाई है, और ब्लू वाली जो है पी वेव है करके। तो क्या होगा, ये जितने स्टेशंस हैं, ये आउटर कोर से यहाँ से आपकी जा रही है, तो ये जितने स्टेशंस हैं इसमें दोनों वेव्स मिलेगी, यहाँ पे पी एंड एस वेव दोनों मिलेगा करके। और यहाँ पे मतलब लोग को ऑब्जर्व भी होगी, लोग एक्सपीरियंस भी करेंगे। लेकिन ये एरिया में जो है ये शेडो जोन है करके आपका। तो शेडो जोन जो हम लोग कह रहे थे 103 डिग्रीज टू 142 डिग्रीज और सो, तो ये वाला एरिया जो है वो है करके आपका पी वेव शेडो जोन से यहाँ नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपके पास जो है वो पी वेव्स आएंगी जो कि आपकी यहाँ से डिफ्लेक्ट होके आ रही है करके। तो ये एक काफ़ी कॉमन चीज़ है, और ये हर स्टेशन पे देखा गया है करके। तो जो स्टेशंस आपके इस तरफ हैं, मतलब ये इसके अपोजिट हैं, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, पी वेव ही सिर्फ मिलेगी, एस वेव तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो पार ही नहीं हो रही है उसके आउटर कोर के। अब आता है कि पी एंड एस वेव पाथ्स फ्रॉम अर्थक्वेक। तो ये भी एक देखा गया है कि कुछ
साइंटिफिक कम्युनिटी है और साइंटिस्ट हैं, जो फिजिस्ट हैं, वो अर्थक्वेक मेजर करने में इन पी वेव्स और इसको भी देखते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन उसको कहा गया है, क्योंकि कुछ वेव्स जो हैं वो आपकी सरफेस वेव्स पे ही रहती है, वो ज़्यादा मतलब जनरेट होती हैं, और इसके बाद का ही है वो जनरेशन जो कि आपकी बॉडी वेव के बाद का है। लेकिन ये जो है कुछ वेव जो हैं जो कि यहाँ की कोर से आती हैं आपके होते हुए करके, तो उसको इन्होंने कुछ उसके नॉमेनक्लेचर दिया है कि पीसीपी है, जिसे तो आपका ये पीसीपी वेव्स हैं करके। तो पीसीपी वेन एस वेव्स आर कंप्रेशनल पी वेव्स एंड शेयर वेव्स हैं आपकी जो कि बाउंस बैक हुई है आपकी कोर से। ये तो बाकी तो पार नहीं हुई, ये सिर्फ पी वेव्स हैं वही पार हो रही है आपके करके, तो ये बाउंस बैक हुई है करके आपका, तो ये दिखाया गया करके। और ये अगेन जो एस वेव का कलर दिखाया तो ये दोनों में मिलेगा, लेकिन ये एक कोशिश की गई है कि इसको दर्शाने की कैसे होगा करके, क्योंकि एस पी वेव्स हैं वो तो यहाँ से पार होगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये तो जो है ये आपकी जाएगी। तो एस सी एस जो है वो आपका जो है वो शेयर वेव जब आपका बाउंस बैक होती है, बाउंस ऑफ फ्रॉम ऑफ द कोर, ठीक है। और पीपी जो है और एसएस है जो वो आपका ये है जो कि सरफेस से ही आपका जा रहा है करके। तो द वेव्स आर इंटरनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। और पीकेपी है जो वेव्स हैं ये आपका जो है ट्रांसमिटेड थ्रू लिक्विड आउटर कोर, तो ये आपके इसके थ्रू जा रहा है करके। एंड पी के आई के पी जो है वो वेव ट्रावर्सेस दी सॉलिड इनर कोर से होते हुए आ रहा है आपका। तो ये आई जो है ये इनर कोर से होते हुए चल रहा है करके। सो सरफेस वेव प्रोपगेट्स अलोंग्स अर्थ्स आउटर सरफेस लाइक वेव्स ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड। तो अब जो आएगा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वो सरफेस वेव की बात करेंगे, और आगे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इससे डैमेज क्या होता है और कैसे हम लोगों को इसको कंसीडर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द हैज़ार्ड करके। तो हम लोग अभी यहीं रुकते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग सरफेस वेव के ऊपर बात करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि इससे डैमेज क्या होगा, एपिसेंट्रल एरिया में क्या होगा और एपिसेंट्रल एरिया के बाहर क्या होगा, और ये वेव्स जो हैं साइस्मिक वेव्स हैं जो कि बॉडी वेव और सरफेस वेव है, ये कितना डिस्टेंस तय कर सकती हैं करके। हालांकि एक चीज़ हम यहाँ बताएं आपको कि अगर दुनिया में कहीं पे भी भूकंप हो रहा है उसको किसी भी हिस्से में, धरती के किसी भी हिस्से में नापा जा सकता है करके। तो इसी तरह से जो है हमारे यहाँ पे जो सेस्मोमीटर्स लगे हैं इंडिया में, नेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत आता है, उसने काफ़ी इस तरह के लगाए हैं सेस्मोमीटर्स, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने भी लगाए हैं। तो वो कहीं पे भी हो रहा है, मान लो कि अमेरिका में अर्थक्वेक हो रहा है, भूकंप हो रहा है, तो उसको यहाँ पे भी नापा जा सकता है, वो है। तो किस बेसिस में नापा जाता है, क्या है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।